हेलो फ्रेंड्स, एबीएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विजिलेंस इन बैंक। तो बैंकों में कितने टाइप की विजिलेंस होती है? देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ विजिलेंस इन बैंक। बैंकों में तीन तरह से जो है विजिलेंस काम करती है। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी अगर मान लीजिए बाद में फ्रॉड होता है तो उससे पहले आपको सतर्क रहना पड़ता है, पहले से कुछ मेजर्स आपको करने पड़ते हैं ताकि जो फ्रॉड है उसको कम से कम किया जा सके। तो विजिलेंस उसी को बोला जाता है। ठीक है, जितने भी बैंकों में फ्रॉड हो सकते हैं, अपकमिंग फ्रॉड्स, तो उनको लेके पहले से तैयारियां रखना, सुविधाएं रखना। जैसे आप लोग अपने घर को विजिलेंस सावधानी अपने घरों पे हम लोग किस तरह से रखते हैं, जैसे कि इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो विजिलेंस का मतलब मीनिंग होता है वो होता है हमारा जागरूकता। ठीक है, हमें जागरूक रहना चाहिए हमेशा। तो विजिलेंस उसी तरह से काम करता है। तो बैंकों में अगर अगर हम अपने घरों में देखें तो कोई भी चीज़ हमें मालूम होती है कि किस तरह से हमें इसको सेफ रखना है। ठीक है, चीज़ों को हमें कैसे संभाल के रखना है। आप कहीं बाहर जाते हैं, आप अपने घर को ताला मार के जाते हैं, ठीक है, ताला लगा के जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो कि सावधानी में पहले से रखनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी तीन टाइप की विजिलेंस आ जाएगी। एक है आपका प्रिवेंटिव विजिलेंस, और दूसरा है हमारा डिटेक्टिव विजिलेंस, और तीसरा है हमारा पिनेटिव विजिलेंस। सो पहला है प्रिवेंटिव विजिलेंस। प्रिवेंट मतलब कुछ भी जो है होने से उसको रोकना। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथिंग द विजिलेंस सेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रिवेंटिव विजिलेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें होता क्या है कि इट सेट अप प्रोसीजर्स एंड सिस्टम टू रिस्ट्रेन द एक्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड मिसकंडक्ट इन वेरियस एरियाज ऑफ फंक्शन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनके जो प्रोसीजर्स है और उनके जो सिस्टम है उनको सेटअप करना वो प्रिवेंटिव विजिलेंस में आ जाएगा। यानी इसमें पहले से कोई चीज हो जाए, बाद में कोई फ्रॉड हो जाए, तो पहले से उसको कैसे रोका जाएगा। प्रिवेंट मतलब उसको रोका किस तरह से जाएगा, मतलब फ्रॉड होने के बाद की बात की जो चीजें हैं वो प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव और इसमें आ जाएगा। ये फ्रॉड होने से पहले की बात है कि कुछ भी फ्रॉड होता है तो उससे पहले हमें किस तरह से जो है तैयार रहना चाहिए। तो हो जाएगा हमारा प्रिवेंटिव। दूसरा आता है आपका डिटेक्टिव विजिलेंस। डिटेक्टिव में क्या होगा? इफेक्टिव यूज एंड स्कैन ऑफ कंप्लेन्स। तो मान लीजिए कोई कंप्लेन आई है तो उसको स्कैन करना, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना जो भी कंप्लेन आई है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जब इंस्पेक्शन की गई तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखना। ऑडिट रिपोर्ट, जब भी ऑडिटर्स आए होंगे तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी होगी, उसको देखना। डिटेक्शन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस अगर है तो उसको डिटेक्ट करना। माल प्रैक्टिसेस, कुछ गलत चीजें हो रही है, कुछ नेग्लिजेंस अगर आपको लग रहा है, मिसकंडक्ट किया जा रहा है। बेटर सर्विलेंस ऑफ पब्लिक कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, तो ये सारी चीजें आपके डिटेक्टिव विजिलेंस में आ जाएगी। क्लोज वॉच ऑन ऑफिसर्स एट सेंसिटिव पोस्ट, तो कुछ पोस्ट बहुत सेंसिटिव होती है, उनमें जो ऑफिसर्स है उस पर नजर रखना। ठीक है। ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी एंड डिटेक्ट फ्रॉड, मतलब किसी टाइप का फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा। सेंसिटिव पोस्ट कौन से होते हैं? कुछ ऐसी मतलब पावरफुल पोस्ट जिसका वो गलत इस्तेमाल कर सके, आपको डाउट है कि गलत इस्तेमाल कर सकता है, ये फ्रॉड हो सकता है, तो उस तरह की पोस्ट में जो ऑफिसर्स है उनके उन पे नजर रखना। ठीक है। एंड स्क्रूनिटी ऑफ डिसीजंस टेकन बाय ऑफिशियल ड्यूरिंग डिस्क्रिशनरी पावर, तो अगर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनकी पावर में, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है कि हर ऑफिशियल्स को अपनी अपनी पावर दी जाती है। जैसे अगर हम सिंपल एक क्लर्कल की बात करें, तो अगर वो 20,000 तक का या 40,000 तक का अगर वो वाउचर डालेगा तो उसके लिए क्यूज जनरेट नहीं होगा, मतलब उसके लेवल पे 20,000 तक चला जाएगा। तो यानी हर किसी को जो है पावर दी जाती है आपकी रैंक के हिसाब से। जैसे स्केल 1 ऑफिसर है, 2 है, तो सबका अलग अलग डिस्क्रिशनरी पावर रहता है। तो जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं अपने डिस्क्रिशनरी पावर के तहत, जो भी उनको पावर दी गई है, तो वो डिसीजन का छानबीन करना। तो ये सारा ही हमारा डिटेक्टिव विजिलेंस में आ जाएगा। तीसरा आता है आपका पेनिट्री विजिलेंस। इसमें क्या होगा, अभी फ्रॉड हो चुका है तो उसके बाद अब क्या की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है। इट इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, अब सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। एंड स्पीडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, और जो इंक्वायरीज की जाएगी फटाफट की जाएगी। स्विफ्ट एंड डिटरेंट एक्शन अगेंस्ट द रियल कल्प्रिट, तो जो रियल में कल्प्रिट है उसके खिलाफ जल्दी और कठोर एक्शन इस पे लिए जाएंगे। तो इस तीन तरीके से जो है हमारा विजिलेंस बैंकों में काम करता है। प्रिवेंटिव में क्या होगा, ये मेन रोल प्ले करता है ताकि मतलब फ्रॉड हो ही ना। तो प्रिवेंटिव इस बारे में बात करता है कि कैसे उसको रोका जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट नाम से ही लग रहा है। डिटेक्टिव का मतलब अब आप क्या करेंगे, कुछ चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, कुछ कंप्लेन आई तो उनको देखेंगे। और कुछ माल प्रैक्टिस अगर आपको लग रही है, कुछ नेग्लिजेंस आपको लग रहा है, या कुछ ऑफिसर्स जो कि सेंसिटिव पोस्ट में है और अगर आपको लगता है कि फ्रॉड किए, तो उन पर पूरी की पूरी नजर रखना। और साथ में उनकी जो पावर उनको दी गई है उसके तहत उन्होंने जो डिसीजंस लिया उनके डिसीजन की छानबीन करना। तो ये सारा हमारा डिटेक्टिव विजिलेंस में आ जाएगा। तीसरा है पेनल्टी, यानी अब उसको क्या किया जाएगा, अभी डिटेक्शन में पता लगा कि फ्रॉड हो चुका है, अब हमें क्या करना है, एविडेंस को कलेक्ट करना है स्पीडली, मतलब फटाफट से जो है इंक्वायरीज बिठाई जानी चाहिए। जल्दी से जल्दी जो है एक्शन लिए जाने चाहिए, कठोर एक्शन उसके खिलाफ जो कि रियल में कल्प्रिट है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज विसल ब्लोअर पॉलिसी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विसल ब्लोअर पॉलिसी में होता क्या है कि मान लीजिए कोई क्लर्कल है, ठीक है,
कोई ब्रांच है, स्केल टू ब्रांच है, और वहाँ पे क्लर्क है और उसको पता लगा कि उस ब्रांच का जो ब्रांच मैनेजर है या फिर मान लीजिए फील्ड ऑफिसर है या अकाउंटेंट है, तो उसको क्लर्कल को ऐसा लगा उनकी एक्टिविटी से कि कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा क्लर्कल को फील हुआ। अब अगर क्लर्कल उनके खिलाफ कहीं कंप्लेन करेगा, मान लीजिए आरबीओ में आगे ऑफिस में, तो वो लोग क्या बोलेंगे उस क्लर्कल से? वो यही बोलेंगे कि मतलब उनके मैनेजर तक बात पहुंच जाएगी और उस क्लर्कल को 5 साल इसी ब्रांच में रहने हैं। अब उसका आगे का जो है ब्रांच में उसको मतलब एक तरह से उसने अपने ब्रांच मैनेजर से या फील्ड ऑफिसर से जो अपने हायर ऑफिशियल से दुश्मनी ले ली है, ठीक है, एक तरह से उनके खिलाफ कंप्लेन करके। तो बाकी जितना भी टाइम उसको रहना है तो ब्रांच में उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो इससे अच्छा तरीका क्या है कि वो उसकी कंप्लेन भी करे और ऊपर से उसको उसके बारे में किसको पता भी ना चले। तो वही होता है विसल ब्लोअर पॉलिसी, मतलब आप छुप के किसी की कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी रहती है। ऐसा नहीं कि आप बिना आइडेंटिटी के अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी, बट आपकी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज नहीं की जाती, ठीक है, आप कौन है वो नहीं बताया जाएगा, कहाँ से कंप्लेन आएगी वो नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो आपके मैनेजर्स उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी और देखा जाएगा कि रियल में वो कल्प्रिट है कि नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर किसी ने मान लीजिए सिर्फ आपके बॉस आपको बोलता है कि लेट तक बैठो या किसी और चक्कर में आपने कुछ गलत या झूठी इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, विजिल ब्लो पॉलिसी का गलत तरीके से झूठ बोल के इन्फॉर्मेशन दी और बाद में पता लगा कि जो भी आपने बोला वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो उस केस में आपके खिलाफ भी जो एक्शन लिया जा सकता है, ताकि इस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, तो विजिल ब्लो पॉलिसी का मतलब क्या है कि कंपनी गिव फ्रीडम एंड अलाउ देयर एम्प्लॉयर टू रिपोर्ट और टेलिंग द मैनेजमेंट द फैक्ट एंड पुटिंग अ स्टॉप ऑन अनएथिकल या इलीगल वर्क। तो कुछ भी इलीगल एक्टिविटी की जा रही है तो इस विसल ब्लो पॉलिसी के तहत आपको पावर दी जा रही है, कि आपको आज़ादी दी जा रही है, फ्रीडम, और आपको पावर दी जा रही है, आपको अलाउ किया जा रहा है एक्चुअली, कि आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं किसको, मैनेजमेंट को, आगे जो है ऑफिशियल्स रहेंगे उनको रिपोर्ट कर सकते हैं कुछ भी जो गलत आपके यहाँ पे हो रहा है उन सभी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का? तो जो भी इन्वेस्टर्स है या एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर्स, स्टेक होल्डर्स है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दिया जाना चाहिए जहाँ पे कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वो अपनी कंसर्न, अपनी जो है आवाज उठा सके, ठीक है। तो एक इसका ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय अगेंस्ट रिटेंशन ड्यू टू विसल ब्लोअर पॉलिसी। तो विसल ब्लोअर पॉलिसी से क्या है कि मान लीजिए कोई अगर कस्टमर, कोई भी एम्प्लॉय अगर अपने ऑफिशियल की, अपने हायर ऑफिशियल की कंप्लेन करा तो बाद में उसको काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, तो उससे उसको बचाने के लिए, ठीक है। और जो कंपनी है उसका पर्पस क्या है कि वो एक इथिकल वे में जो है काम करे। तो जो भी एम्प्लॉय है उनको अगर लगता है कि कुछ, मतलब उनको पता लगेगा कि कुछ भी एक्टिविटी उनके ऑफिस में ऐसा हो रहा है जो कि अनएथिकल है या कंपनी के लिए डेंजरस है, तो वो विसल ब्लोअर पॉलिसी के तहत जो आगे कंप्लेन कर सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और इसमें क्या है आज़ादी दी जाती है, ताकि कुछ भी अगर आपको सस्पेक्टेड इलीगल एक्टिविटी लगती है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, एक्शन इसमें ले सकते हैं। द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन रिपोर्ट एनी कंसर्न बाय ऑथराइज चैनल। तो इसमें प्रॉपर ऑथराइज चैनल रहता है जिसके थ्रू वहाँ पे भी ऑडिट कमेटी रहती है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसमें रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे विसल ब्लो पॉलिसी के जो है ऑब्जेक्टिव इसमें हो गए। कंपोनेंट्स क्या है विसल ब्लोअर पॉलिसी में, कौन कौन इसमें आ जाएगा? तो पहले एक विसल ब्लोअर कौन होगा, ये वही पर्सन है जो कि कंप्लेन करने वाला है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, उसको कंप्लेन करनी है बी के लिए, तो मिस्टर ए को बोला जाएगा विसल ब्लोअर, ठीक है, जो इस पॉलिसी के तहत जो है कंप्लेन करने जा रहा है तो उसको बोला जाएगा विसल ब्लोअर। सेकंड आएगा, सेकंड कंपोनेंट है और रॉन्गफुल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो कुछ गलत एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी अगर की जा रही है तो उसको बोला जाएगा रॉन्गफुल और अनएथिकल प्रैक्टिस। तीसरा कंपोनेंट है अथॉरिटी। तो विसल ब्लोअर पॉलिसी में बताया गया है कि एक अथॉरिटी बनाई गई है, एक पर्सन, एक अथॉरिटी जिसको कम्युनिकेट किया जाएगा, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, किसको आप मेल कर रहे हैं, तो वही होगा आपका अथॉरिटी। तो विसल ब्लोअर पॉलिसी के तहत जो भी अनइथिकल या रॉन्ग प्रैक्टिसेस होगी उसके खिलाफ कंप्लेन की जाएगी, तो जिसको आप कंप्लेन करोगे, टू हुम, वही होगा आपका अथॉरिटी, ठीक है। तो इनको आप कम्युनिकेट करोगे, आप उसको लेटर भेज सकते हो, मेल भेज सकते हो, तो उनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है रहता है। बैंकों की भी साइट्स रहती है तो वहाँ पे मेंशन रहता है विसल ब्लोअर पॉलिसीज में, एड्रेस, मेल, किसी के थ्रू भी आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। लास्ट में आपका आ जाएगा पॉलिसी। तो विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या है, ये इंटरनल पॉलिसी होती है, ठीक है, हर बैंकों की इंटरनल पॉलिसी है। और जो भी पर्सन रिपोर्ट करना चाहता है कुछ अनएथिकल या इम्प्रॉपर एक्टिविटीज की जा रही है, ठीक है, तो इस पॉलिसी के तहत क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। तो चार कंपोनेंट्स हो गए हमारे विसल ब्लोअर पॉलिसीज के। पहला विसल ब्लोअर जो कि कंप्लेन करने जाएगा। सेकंड हो जाएगा रॉन्गफुल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कोई गलत प्रैक्टिसेस जो है की जाएगी जिसके खिलाफ कंप्लेन की जानी चाहिए। तीसरा आ जाएगा हमारा अथॉरिटी, जिसको एक ऑफिशियल्स होगा ना ऑथराइज बैंक के द्वारा, जिसको आप कंप्लेन करोगे तो उसको बोला जाएगा अथॉरिटी। लास्ट आ जाएगा पॉलिसी, ये आपकी इंटरनल पॉलिसी है, जिसके इस पॉलिसी की हेल्प से ही आप क्या कर पा रहे हैं, इस पॉलिसी के तहत ही आपको ये जो फ्रीडम, आजादी दी गई है कि आप अनइथिकल या इम्प्रॉपर जो भी प्रैक्टिसेस आपको लग रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन जो है कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन बेस लेयर ऑफ एनबीएफसी। तो एनबीएफसी के कई सारे लेयर होते हैं, बेस लेयर फिर अपर लेयर। तो क्या होता है, तो बेस लेयर मतलब सबसे छोटे लेवल का एनबीएफसी, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगला लेवल आ जाएगा अपर लेवल, टॉप लेवल, तो अलग अलग टाइप का जो है लेवल होता है, ठीक है। तो बेस लेवल सबसे छोटा टाइप का एनबीएफसी होता है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है और ये लोन ये सारी एक्टिविटी दे सकती है। जैसे आपकी इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो वो भी एक टाइप की एनबीएफसी होती है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देने का काम करती है, वो भी एक टाइप की एनबीएफसी होती है। और ये अलग अलग टाइप की होती है। कुछ एनबीएफसी को परमिशन रहती है कि वो जनता से डिपॉजिट ले सकती है, और कुछ एनबीएफसी को परमिशन नहीं होती है, नो परमिशन, वो जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती। अब वो जनता से डिपॉजिट अगर नहीं ले सकती, वो वाली एनबीएफसी मतलब ये भी अलग अलग टाइप की होती है। तो जो जनता से डिपॉजिट ले सकते तो ओके, बट जो जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकते तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है लोन देने के लिए? तो बैंकों से बोरोइंग कर सकती है, मार्केट से पैसा ले सकती है, और भी कई सारे ऑप्शंस उनके पास रहते हैं। और किसी स्कीम के तहत वो पैसा ले सकती है, जैसे कोई इंश्योरेंस है तो वो एक स्कीम है, उसके तहत हम जनता से पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो उस पर्पज के लिए जो पैसा वो ले सकती है। चलिए थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं कि बेस लेयर एनबीएफसी क्या होता है। इसके बाद मैंने दो तीन क्वेश्चंस और रखे हैं, फिर एक आपका मिडल लेयर आएगा, फिर टॉप लेयर आएगा, अपर लेयर आएगा। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो बेस लेयर कौन सी होगी? ये वो वाली एनबीएफसी होती है जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग, मतलब ये जनता से जो है डिपॉजिट नहीं ले सकती। इसका जो असेट साइज है वो 1,000 करोड़ या उससे कम का होना चाहिए, बिलो। तो 1,000 करोड़ से कम का अगर इसका असेट साइज होगा, अभी असेट साइज क्या है? जो भी इसके असेट्स है, जैसे अगर हम आपके घर में आपके असेट्स की बात करें, आपके घर में फर्नीचर है, आपके अकाउंट में एफडी में कुछ पैसे हैं, आपके सेविंग बैंक में पैसे हैं, आपके पास कुछ ज्वेलरी है, ये सब आपके असेट्स हो जाएंगे। आपकी लाइबिलिटीज, आपने मान लीजिए हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, आपने पर्सनल लोन लिया है तो ये आपकी लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक हमने देखा है कि असेट्स मतलब क्या चीजें हमारी है, किसके हम मालिक है, उसको हमारा असेट बोला जाएगा। तो एनबीएफसी बेस लेयर में वो होगी जिनके असेट्स की जो वैल्यू है 1,000 करोड़ से कम होनी चाहिए, और ये जनता से जो डिपॉजिट नहीं ले सकती। और ये हमारा बेस था, ठीक है। सेकंड आता है हमारा मिडिल लेयर एनबीएफसी। मिडिल लेयर एनबीएफसी क्या होती है? ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, तो ये जनता से जो है डिपॉजिट ले सकती है। दूसरा, इनका जो असेट साइज है वो 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मिडिल लेयर के लिए 1,000 करोड़ या इससे ज्यादा का असेट साइज होना चाहिए। और भी ये कई सारी एक्टिविटी कर सकती है। ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर के तौर पे काम कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज के लिए लोन दे रहा है, जैसे हाईवे, सड़क, ये बड़ी बड़ी चीजें, पावर प्लांट, इस तरह की चीजें बनानी है और लोन चाहिए, तो ये वाली एनबीएफसी जो लोन दे सकती है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी और हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है वो भी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे भी एनबीएफसी काम कर सकती है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, तो इतने सारे टाइप की एक्टिविटी जो है हमारी मिडिल लेयर वाली एनबीएफसी कर सकती है। जो मेन डिफरेंस है, जो आपकी बेस लेयर और मिडिल लेयर है, बेस लेयर लेस देन 1,000 का उसका असेट रहेगा, और मिडिल लेयर में 1,000 करोड़ या इससे ज्यादा का असेट साइज इसमें रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका अपर लेयर। अपर लेयर एनबीएफसी क्या होती है? तो जो टॉप 10 एनबीएफसी होती है ना असेट साइज के हिसाब से, तो एक एनबीएफसी का मान लीजिए असेट्स है 100 करोड़, सॉरी 1,000 करोड़, या मान लीजिए 2,000 करोड़ है, 3,000। तो जितनी भी एनबीएफसी है उसमें से जो टॉप 10 की एनबीएफसी होंगी तो उसको अपर लेयर बोला जाएगा, ठीक है। विच आर स्पेशली आइडेंटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनहांस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन सेट ऑफ पैरामीटर्स। तो स्कोरिंग और पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है आरबीआई डिसाइड कर सकती है कि अपर लेयर में कौन आएगा। अगर मेन डेफिनेशन की बात करें, तो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी, तो आरबीआई ने कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्कोरिंग चीजें बोली है, और जिन जिनने इन सबको क्लियर किया है, तो उसके बाद जो उसमें से जो टॉप 10 एनबीएफसी होंगी अपनी असेट साइज के हिसाब से, तो वो हमेशा अपर लेयर में आएंगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर। तो बाकी फैक्टर को आपको कंसिडर नहीं करना, मेन जो फैक्टर है वो असेट का फैक्टर है। अगर आपका असेट का साइज टॉप 10 में आता है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, 100 बच्चों ने एग्जाम लेकर, अगर आप टॉप 10 में आ रहे हैं तो आप अपर लेयर के एनबीएफसी जो है कहलाएंगे। और लास्ट आपका आता है टॉप लेयर। ये अपर था, थर्ड वाला था हमारा अपर। सबसे नीचे आपका बेस लेयर, ठीक है, फिर मिडल, फिर अपर। अपर के ऊपर लास्ट में क्या आएगा? टॉप। टॉपर, टॉपर तो एक होगा ना, तो सबसे टॉप पोजीशन ये होगी। टॉप लेयर विल जनरली, ये जो एनबीएफसी की जो लेयर है जनरली खाली रहती है। दिस लेयर कैन गेट पॉपुलेटेड इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस लेयर को तभी भरा जाएगा अगर आरबीआई का ओपिनियन हो दैट देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क फ्रॉम स्पेसिफाइड एनबीएफसी इन अपर लेयर। तो अगर अपर लेयर में कुछ एनबीएफसी है जिनको कोई सिस्टमैटिक रिस्क जो है हो सकता है, तो उस केस में उसको टॉप लेयर में जो है लेके आती है।
सच एनबीएफसी शैल मूव टू टॉप लेयर फ्रॉम द अपर लेयर। तो अगर किसी एनबीएफसी को, आरबीआई को ऐसा लगता है कि कुछ एनबीएफसी को सिस्टमेटिक रिस्क है, इस तरह का सिस्टमेटिक रिस्क है, तो उस केस में अपर लेयर से उसको टॉप लेयर में जो है आरबीआई शिफ्ट कर सकती है। ठीक है, तो यही हमारे 4 टाइप के एनबीएफसी में हो गई। बेस लेयर में असेट साइज 1000 से कम, मिडल में असेट साइज 1000 या उससे ज्यादा, अपर लेयर में जो टॉप 10 आपकी कंपनीज है एनबीएफसी, टॉप 10 एनबीएफसी एज पर असेट, असेट साइज, ठीक है, असेट के हिसाब से जो टॉप 10 में आएगी तो वो हमारी अपर लेयर है। अगर अपर लेयर में आरबीआई को ऐसा लगता है कि अपर लेयर में कुछ सिस्टमेटिक रिस्क है, तो उस केस में उन एनबीएफसी को टॉप लेयर में जो है शिफ्ट इसमें कर देगी। नेक्स्ट है व्हाट इज सीलिंग ऑन आईपीओ फंडिंग फॉर एनबीएफसी। तो आईपीओ के थ्रू जो है एनबीएफसी फंडिंग कर सकती है। जैसे कुछ एनबीएफसी है जो कि आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जनता को पहली बार आप क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एनबीएफसी का क्या लिमिट है, देर इज अ सीलिंग ऑफ ₹1 करोड़ पर बरोड़। तो 1 बरोड़ से आप मैक्सिमम 1 करोड़ का पैसा ले सकते हैं फॉर फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन ऑफ आईपीओ। तो आईपीओ अगर आपको लाना है तो पर बरोड़ का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 करोड़। तो एक बरोबर 1 करोड़ से ज्यादा जो है एनबीएफसी के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो जो सीलिंग लिमिट है वो कितनी है, 1 करोड़ पर बरोबर। व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो एनबीएफसी का जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, बैंकों में है ना सीबीएस रहता है, जिससे आप रियल टाइम बेसिस पे जो है सारा डेटा इस ब्रांच से उस ब्रांच तक शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो एनबीएफसी में क्या जितनी भी एनबीएफसी है सबका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एनबीएफसी विद 10 और मोर ब्रांचेस, तो वो एनबीएफसी जिनकी ब्रांचेस 10 या उससे ज्यादा है, तो उनको जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लाना मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, कब से बोला गया, इसके लिए जो है 3 साल का टाइम दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। तो 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल आप काउंट करेंगे, तो उसके अंदर अंदर जो जो एनबीएफसी जिनकी 10 या उससे ज्यादा ब्रांचेस हैं उनके लिए सीबीएस मैंडेटरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिस्टिंग एंड डिस्क्लोजर फॉर एनबीएफसी अपर लेयर। तो जो एनबीएफसी जिनको अपर लेयर में डाला गया है, तो उनके पास टाइम कितना है कि वो लिस्टिंग कर सकते हैं, खुद को उनको लिस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका टाइम है 3 साल। तो जब भी उनको एनबीएफसी अपर लेयर में डाला गया है तो 3 साल का टाइम है, 3 साल के अंदर अंदर उनको खुद को जो है लिस्ट कराना जरूरी है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेड put in place on the same line as applicable to a listed company even before the actual listing as per board approved policy। तो एनबीएफसी की जिस टाइप से बोर्ड ऑफ अप्रूव्ड पॉलिसी उस हिसाब से जो है इसको लिस्ट कराना मैंडेटरी है विद इन 3 ईयर। जब भी इसको एनबीएफसी अपर लेयर जो है उसमें डिक्लेयर किया गया है तो उसके 3 सालों के अंदर अंदर इसको अपनी जो है लिस्टिंग करानी जरूरी है। कितना पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो इसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड कराने पड़ेंगे, तो उसको बोला जाता है लिस्टिंग। और फिर अगर आप लिस्टेड हो गए तो आपको जो डिस्क्लोजर्स है, डिस्क्लोजर मतलब जो मेन में इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी आपकी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्टेड है तो उसको आपके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता रहे। ठीक है, तो जो लिस्टिंग और डिस्क्लोजर की जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें मेंशन रहती है। पर टाइम कितना है, 3 ईयर्स। तो जैसे अगर आप एनबीएफसी अपर लेयर में आपको डिक्लेयर कर दिया गया, अपर लेयर में वैसे था कौन, टॉप 10 एनबीएफसी को अपर लेयर बोला था। ठीक है, तो जो टॉप 10 एनबीएफसी है उनके लिए मैंडेटरी है कि 3 साल के अंदर अंदर उनको लिस्टिंग कराना मैंडेटरी इसमें माना गया। इसमें बोला है इन क्रेडिट रिस्क फ्रिक्वेंसी ऑफ रिव्यू ऑफ हाई रिस्क। ठीक है, तो जो रिव्यू है, रिव्यू किया जाता है। अभी रिव्यू का मतलब क्या है, चेक करना। मान लीजिए कोई कस्टमर है वो हाई रिस्क कैटेगरी में, तो उसका रिव्यू किया जाएगा कि इसको हाई में रखना है या अभी रिस्क जो है इसको मीडियम वाले में रखना है। तो रिव्यू किया जाता है। जैसे आपको कुछ लोन सैंक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए कैश क्रेडिट लोन, ठीक है, जो रॉ मटेरियल इन सभी रिक्वायरमेंट के लिए कैश क्रेडिट का जो है लोन आप सैंक्शन करते हैं, हर साल उसको आप रिन्यूअल करते हैं। ठीक है, रिन्यूअल कैसे करते हैं, आप रिव्यू करते हैं कि हाँ इसको इतना लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस साल लिमिट इतनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रिव्यू मतलब चेक करना कि जो लिमिट दी गई है, जो रिस्क आपको बोला गया वो आप पे इस बार भी सुटेबल है कि नहीं है, तो उसका एक टाइमिंग है। सो जो हाई रिस्क वाले अकाउंट है तो उसका टाइमिंग कितना है, हाई रिस्क वाले को कितने टाइम में, एवरेज रिस्क वाले को कितने टाइम में, और लो रिस्क वाले को कितने टाइम में जो है रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो इसके आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। सो क्वेश्चन ये था, हमारा आंसर ये। जो हाई रिस्क है उसको हर 3 महीने में, जो मीडियम रिस्क है उसको 6 महीने में, और जो लो रिस्क है उसको 12 महीने में जो रिव्यू किया जाता है। रिव्यू में चेक किया जाता है कि ये हाई रिस्क अकाउंट है तो क्या अभी भी ये हाई रिस्क में है या फिर ये मीडियम में आ गए। ठीक है, तो हर 3 महीने में उसका रिव्यू किया जाएगा। जो मीडियम वाले उसका 6 महीने में, और जो लो रिस्क है उसका 12 महीने में, क्योंकि सबसे कम रिस्क इसमें है इसलिए सबसे ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है। 12 महीने आराम से जो है रिव्यू करेंगे। ठीक है, 12 महीने रहने दीजिए लो रिस्क में, अगर 12 महीने बाद रिव्यू करेंगे तब देखेंगे कि वो मीडियम रिस्क में आया या हाई में आया या फिर लो में ही है। तो जो अकाउंट्स है कस्टमर के रिस्क अलग अलग रिस्क फैक्टर है, तो उनका रिव्यू किस में किया जाता है, 12 महीना
लो रिस्क वालों के लिए उसका रिव्यू किया जाएगा, जो मीडियम रिस्क वाले हैं उसका 6 महीना, और जो हाई रिस्क वाले हैं उसका हर 3 महीने में जो है रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ सीसीओ। तो सीसीओ का जो है टेन्योर कितना होता है। सीसीओ शैल बी अपॉइंटेड फॉर ए मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर ऑफ नॉट। तो कम से कम 3 साल के लिए तो जो है सीसीओ का टेन्योर इसमें होना चाहिए। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस, किसी किसी केसेस में बोर्ड के द्वारा जो एक कमेटी होती है मे रिलैक्स अ मिनिमम टेन्योर बाय 1 ईयर प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट सक्सेशन प्लानिंग इज पुट इन प्लेस। तो किसी किसी केस में ये टेन्योर को 1 साल जो है कम कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक सक्सेशन प्लानिंग रहना चाहिए। अभी सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, अगर ये सीसीओ चला जाएगा तो इसके बदले कौन सा नया सीसीओ आएगा, पहले से एक नए पर्सन को रेडी करना, उसको बोला जाता है सक्सेशन प्लानिंग। अगर पहले से आपने सक्सेशन प्लानिंग की हुई है तो ठीक है, आप इस टेन्योर को 1 साल और कम कर सकते हैं, अदरवाइज 3 साल के लिए आपका सीसीओ जो है उसका टेन्योर 3 साल कम से कम रहता है। अगर हम सीसीओ के फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। और इसका इसका काम क्या रहता है, इसका काम होता है कंप्लायंसेस को चेक करना। जैसे आरबीआई की अलग अलग कंप्लायंसेस रहती है ना, तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का काम होता है कि जैसे आरबीआई ने बोला बैंकों को कि सीआरआर 4% रखना है या एसएलआर 24% रखना है, तो बैंक रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का यही काम रहता है कि जो हमारा रेगुलेटर्स है उसने हमें जो चीजें करने को बोली है, ठीक है, तो वो बैंक उसको कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा। कंप्लाई मतलब जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपको 4% सीआरआर रखना है, 24% या 22% एसएलआर रख रहा है, ठीक है, और भी चीजें जो बैंकों को जो इंस्ट्रक्शंस दी है आरबीआई ने, तो बैंक उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो काम रहता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का। चाहे आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस है या गवर्नमेंट की कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, जैसे केवाईसी अपडेशन है, अभी बैंकों को अपडेट करना चाहिए, ठीक है, अभी बैंक अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हर हाई रिस्क वाले कस्टमर के लिए हर 2 साल में केवाईसी लेना है, मीडियम के लिए 8 साल में, लो के लिए 10 साल में। तो प्रॉपर चीजें जो है बैंकों को कंप्लायंस आरबीआई की रेगुलेटर की बातें बैंकों को माननी होती है। अगर बैंक नहीं मानता तो वो चेक करने के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रहता है, और ये बैंक का ही ऑफिशियल रहता है, ठीक है, वो देखेगा कि हमारा बैंक आरबीआई की बातों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। उसी को बोलते हैं सीसीओ, और उसका टेन्योर मिनिमम जो है 3 ईयर्स का जो है रहता है। नेक्स्ट वही हो गया आपका व्हाट इज कंप्लायंस रिस्क। ये रिस्क क्या है, जो भी हमारा लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शंस है, फाइनेंशियल लॉस और लॉस। जनरली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई आरबीआई की बात नहीं मानी, ठीक है, आरबीआई ने बोला था कि सीआरआर को आपको 4% रखना, आपने नहीं रखा मान लीजिए, तो आरबीआई क्या करेगा, आपको पेनल्टी लगाएगा। आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस बैंक को आरबीआई ने पेनल्टी लगाई क्योंकि उसने आरबीआई की ये वाली बात नहीं मानी थी, केवाईसी की बातों का उल्लंघन किया, या और भी अलग अलग न्यूज़ आती है। तो एक तो आपने कंप्लायंस नहीं किया, ऊपर से आपको क्या रिस्क है कि आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अब न्यूज़पेपर में आपके बैंक का नाम किसी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ रहेगा कि आपने आरबीआई की बात नहीं मानी, इसलिए आरबीआई ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके बैंक के लिए रहेगी तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपके बैंक का जो है नाम खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगी। और एक रेपुटेशन एक तरह से देखा जाए तो आपकी गुडविल को बनाती है, और जितनी जितनी आपकी रेपुटेशन खराब होती है आपकी गुडविल उतनी खराब होती चलती है, ठीक है। तो जो कस्टमर्स आपके कस्टमर्स रहेंगे वो आप पे ज़्यादा बिलीव नहीं दिखाएंगे। किसी को एफडी करानी है, किसी को लोन लेना है, तो वो आपके पास ना आके कहीं और जाएंगे, तो आपका बिजनेस काफ़ी इंपैक्ट होता है। तो इसीलिए जो है कंप्लायंस को मानना, कंप्लाई करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बैंकों का फंक्शन रहता है। तो कंप्लायंस रिस्क इसी बात को इंश्योर करता है कि बैंक जो है आरबीआई के जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उसकी बातों को कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। इससे कई सारे रिस्क बैंकों को फेस करने पड़ते हैं, जैसे रेपुटेशन लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस भी, जैसे आरबीआई ने पेनल्टी लगाया किसी बैंक पे 2 करोड़, तो 2 करोड़ का क्या है, वो पैसा देना पड़ेगा, तो ये फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, बैंक में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद लॉस। अलग अलग लॉस रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बैंकों को, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं, कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं रेगुलेटर के द्वारा बनाए गए, वो अगर बैंक फॉलो नहीं करता तो बैंकों को जो है जो रिस्क फेस करना पड़ता है उसी को बोला जाता है कंप्लायंस रिस्क। What is operational risk? Operational risk is defined as a risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes. तो आपके पास जो काम करते हैं एम्प्लॉय, उन्होंने कोई फ्रॉड कर दिया, आपका सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा। मान लीजिए कोई कस्टमर लोन लेने आया, हाउसिंग लोन, ठीक है, 50 लाख का उसको लोन चाहिए था, पर आपने उसकी डिटेल्स सिस्टम में एंटर नहीं की। क्या रीज़न है उसका, उसका रीज़न आपका सिस्टम नहीं काम कर रहा, ठीक है। और फिर वो कस्टमर को थोड़ा जल्दी था तो वो आपके वहां से किसी और बैंक पे जाके उसने लोन ले लिया, तो आपके लिए क्या है, 50 लाख का लोन आपको मिल सकता था, बट क्योंकि आपका सिस्टम नहीं काम कर रहा था वो कस्टमर कहीं और चला गया। या कई बार स्टाफ की गलती, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया जिसकी वजह से बैंकों को रिस्क फेस करना पड़ा, तो ये सारे हमारे ऑपरेशन रिस्क में आ जाएगा। तो जो स्टाफ का गलती है वो, सिस्टम का गलती है वो, ठीक है, सिस्टम आपका कुछ सिस्टम खराब हो गया वो सब, तो ये सारा हमारा ऑपरेशन रिस्क में आ जाएगा। कुछ इमरजेंसीज मतलब कुछ मिसट्रस्ट वाली सिचुएशंस आ गई, ठीक है, फेलियर टू कम्युनिकेट, और ये सारी चीज़ें जो है आपके ऑपरेशन रिस्क का ही जो है पार्ट हो जाता है।
व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि जो भी आप लोन दे रहे हैं, बहुत चांस है कि वो लोन डिफॉल्ट कर सकता है ना, कस्टमर उसका जो ईएमआई ना पे करे, तो उसी को बोला जाता है क्रेडिट रिस्क। और जो भी रिस्क है तो वो क्रेडिट रिस्क उसमें इनहेरेंट है, मतलब कहीं बाहर से नहीं आता, वो जो आप लोन दे रहे हो उसी बात पे रिस्क है कि लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। और इसकी वजह से जो है बैंकों को जो है फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ता है, क्योंकि बैंकों के लिए अगर ये क्रेडिट रिस्क होता है तो बैंकों के लिए मुश्किल हो जाता है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ठीक है, उसको रिकवर कर पाना। तो इसीलिए जो है मैनेजमेंट इस रिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और बैंक जनरली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी रिस्क को देता है, क्योंकि ये रिस्क जो है हर लोन पे है, जितने भी आपके पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, तो हर लोन पे कि कस्टमर ईएमआई पे करना बंद कर देगा। टू रीजंस हो सकते हैं, विलफुल मतलब जानबूझ के कर रहा है, और एक उसका सिचुएशन ऐसा, उसका जॉब चला गया, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, तो दो रीजन में से कुछ भी रीजन हो सकता है, बट दोनों ही केसेस में बैंकों को फाइनेंशियल लॉसेस में फेस करना पड़ता है। तो इसी को बोला जाता है क्रेडिट रिस्क। ठीक है, चलिए इसके साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको टू हैंड्स की ऐप पे मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर्स को आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऐप को डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर्स का जो है पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।